हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स का इनवर्स डिटर्मिनेंट को यूज करके कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था। और मैंने बताया था कि जो ए इनवर्स होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या फॉर्मूला बताया था ए इनवर्स निकालने का। ए इनवर्स होता है आपका ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, but this is only exist if determinant of a should not equal to 0। ए इनवर्स का जो ये फॉर्मूला है उसको आपको क्या करना है, याद रखना है। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने 3 प्रॉब्लम लिए हैं और एक 2x2 ऑर्डर में इनवर्स फाइंड आउट करने का, एक 3x3 ऑर्डर में, और एक इक्वेशन को यूज करके हम मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज करके इनवर्स कैसे निकालते हैं। वो तीनों ही प्रॉब्लम एक साथ जो है वो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे मुझे इस का इनवर्स निकालना है, इस मैट्रिक्स का 2x2 ऑर्डर का है, तो ए इनवर्स कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ, फिर एडजॉइंट निकाल लूंगा और फिर ए इनवर्स जो है वो निकाला जा सकता है। डिटर्मिनेंट सबसे पहले क्यों निकालना है, क्योंकि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया सपोज, तो उस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसा हम लिख सकते हैं। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया तो फिर हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -2 4 एंड 3 एंड दैट इज इक्वल टू 2 into 3 6 minus 4 into -2 4 into -2 and that is equal to 6 minus minus plus 8 and that is 14। ओके, तो ये हमारा 14 आ रहा है डिटर्मिनेंट एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स में कैसे निकालते हैं, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा इसका। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है, जो मेन डायगोनल जिसको कहते हैं, उसके एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है, मतलब 2 को इधर और 3 को इधर। तो 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ लिख देना है। क्या कर देना है, इसको इधर और इसको इधर इंटरचेंज कर देना है। और जो सेकेंडरी डायगोनल है, मतलब ये वाला जो दूसरा डायगोनल है, उसमें माइनस का साइन लगा देंगे। तो -4 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ आ जाएगा -2 दैट इज +2 आ जाएगा। तो ये हमारा एडजॉइंट जो है वो इस तरीके से निकल जाता है। अब आता है ए इनवर्स होता कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा, दैट इज 1/14, दैट इज दिस मैट्रिक्स को 14 से 1/14 से मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे समझिए। तो 1/14 टाइम्स 3 2 -4 2, और ये हो जाएगा आपका 1/14 हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज 3/14 2/14 -4/14 and 2/14 and that is equal to 3/14 2/14 is 1/7 -4/14 is -2/7 and 2/14 is again 1/7। तो ये इसका आंसर है और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करिए। ये इनवर्स जो है वो हमारा फाइंड आउट हो गया है। तो 2x2 ऑर्डर में तो बहुत आसान है एडजॉइंट निकालना, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। एडजॉइंट ऑफ ए में कैसे करते हैं, इसको इससे इंटरचेंज करना है, यहाँ माइनस का साइन लगा देना है और फिर ये फॉर्मूला लगाना है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे समझिए। तो आपको 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/14 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को, तो हमारा ए इनवर्स निकल जाएगा। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, ये 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, और 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स में जो है वो आपको इस तरीके से हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते एडजॉइंट। तो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और उसका फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लेंगे और फिर डिटर्मिनेंट निकालते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम में हटा देता हूँ, प्रॉब्लम नंबर 1। सेकेंड जो प्रॉब्लम है, इसको ए मैट्रिक्स सबसे पहले लेट कर लेंगे और फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है देखते हैं, दैट इज 2 1 3 4 -1 0 एंड -7 2 1। इसका डिटर्मिनेंट
निकालते हैं हम लोग तो कितना आएगा, 2 इंटू -1 0 2 1 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 टाइम्स को फैक्टर में माइनस का साइन आ जाता है तो वैसे ही डायरेक्टली याद रखेंगे तो -1 और इधर और इसको हटाएंगे तो 40 - 7 1 प्रॉपर्टी यूज करते हुए आप और जल्दी निकाल सकते हो, प्लस 3 टाइम्स ये इन दोनों को डिलीट कर देना है, 4 -1 -7 2। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू माइनस ऑफ 1 -0 दैट इज -1 बचेगा यहाँ पे, माइनस ऑफ 1 इंटू 4 इंटू 1 दैट इज 4 -0 दैट इज 4 प्लस 3 टाइम्स 4 इंटू 2 8 माइनस ऑफ -7 इंटू -1 दैट इज +7 so 8 - 7 and it is equal to -2 -4 plus 3 into 1 that is +3 so it is -6 plus 3 and that is minus of 3 so determinant of this matrix A is minus of 3 and that is not 0 so that means A inverse will exist and we can find it by finding adjoint after this okay so adjoint निकाल लेते हैं इस मैट्रिक्स का और adjoint निकालने के लिए क्या करते हैं देखते हैं determinant of A कितना आया है -3 आ गया determinant of A is -3 now we will find adjoint of this matrix तो adjoint जब आप निकालते हो तो या तो आप जो है वो एक एक करके हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो है ना और फिर वो सारा लिख लो और कोफैक्टर को उस एलिमेंट की जगह पे पुट करके उसका ट्रांसपोज कर लो जैसे मैंने बताया था या आप ऐसे भी डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं एलिमेंट वाइज ऐसे रो वाइज निकालो और एलिमेंट को यहाँ पे जो कोफैक्टर है एलिमेंट का उसको इस तरीके से रो वाइज निकालो और लिखो कॉलम वाइज तो 2 का जो आएगा कोफैक्टर वो आएगा -1 -0 दैट इज -1 आएगा तो यहाँ लिख रहा हूं मैं 2 का कोफैक्टर -1 1 का कोफैक्टर आएगा कितना 1 वाला जो रो और कॉलम है उसको हटा देंगे तो 4 आ रहा है डिटर्मिनेंट में लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा तो यहाँ -4 फिर 3 का कोफैक्टर निकालोगे तो आएगा आपका 8 - 7 दैट इज 1 लिख लिया फिर उसके बाद हम सेकंड रो पे जाएंगे और उसको सेकंड कॉलम में लिखेंगे सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर को तो 4 का कोफैक्टर हो जाएगा 1 - 6 दैट इज -5 बट एक माइनस का साइन यहाँ पे लगाएंगे तो माइनस ऑफ -5 दैट इज +5 -1 का कोफैक्टर इसको और इसको डिलीट करना है और इसका निकालेंगे तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस ऑफ 21 दैट इज माइनस ऑफ -21 दैट इज 2 प्लस 21 हो जाएगा दैट इज 23 आएगा है ना तो वो यहां लिखूंगा मैं और सिमिलरली 0 का कोफैक्टर जब निकालेंगे तो 4 + 7 हो जाएगा दैट इज 11 बट एक माइनस का साइन आएगा तो -11 सिमिलरली इसका निकालेंगे तो प्लस के साथ रहेगा यहाँ पे 0 -3 दैट इज +3 आएगा यहाँ 2 का निकालेंगे विद माइनस साइन रहेगा इसको हटाना है तो 0 - 12 दैट इज माइनस ऑफ -12 तो +12 आ जाएगा यहाँ पे आपका 1 का माइनस साइन के साथ लिखेंगे हम लोग -2 - 4 दैट इज -6 और एक माइनस लगा देंगे तो +6 तो डायरेक्टली हमारा एडजॉइंट जो है वो निकल जाता है इस तरीके से आई थिंक सब कुछ समझ गए होंगे आप 2 का कोफैक्टर 1 का कोफैक्टर 3 का कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना बताया था कैसे निकालते हैं उसको लिख लीजिए और कोफैक्टर निकाल लीजिए और उसके जो है वो कैसे क्या करना है इसको रो वाइज निकालना है लिखना है यहाँ कॉलम वाइज है क्योंकि हमको एडजॉइंट निकालना है दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज तो इस तरीके से निकल जाता है और ए इनवर्स कितना होता है दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ठीक है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाला मैंने -3 और एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा -1 5 3 -4 23 12 1 -11 6 1 -11 and 6 और ये जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 अपॉन -3 दैट इज 1/3 5 अपॉन -3 दैट इज -5/3 3 अपॉन -3 दैट इज -1 minus upon 4 upon -3 that is 4/3 23 by -3 that is -23/3 12 upon -3 that is -4 1 upon -3 that is -1/3
-11/-3 that is 11/3 and 6/-3 that is -2। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। आई थिंक समझ गया होंगे कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए और फिर हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ए इनवर्स निकल जाएगा। तीसरा तरीका है हमारे पास, दैट इज बाय यूजिंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है यहाँ पे a² - 5a + 7i = 0 तब बोल रहा है कि ए इनवर्स निकालिए। हम बिना मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन हो तब भी हम मैट्रिक्स इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है वो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 1 - 1 2 और मैट्रिक्स इक्वेशन कितना दिया हुआ है a² - 5a + 7i = 0। अब इस मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज करते हुए हमें ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a² कितना हो जाएगा, a² यदि मैं लिखूंगा तो लिख सकता हूं मैं 5a या डायरेक्टली मैं इसमें क्या कर देता हूं, पूरे में a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा हमारा a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय a² - 5a + 7i मैट्रिक्स इक्वल टू a इनवर्स मैट्रिक्स इंटू 0 मैट्रिक्स, and that is a inverse into a² minus 5 times a inverse into a matrix plus 7 times a inverse into I matrix equal to 0। a inverse into a² को मैं लिख सकता हूँ a inverse into a into a, क्योंकि a² होता है a into a के बराबर, minus 5 a inverse into a is I and a inverse into I is a inverse। यहाँ पे दो चीजें आपको जो पता होनी चाहिए, that is a inverse into a matrix is equal to identity matrix and any matrix into I matrix is equal to that same matrix। वही दोनों में लगा रहा हूँ, a inverse into I is a inverse into a is I। इसको फिर से लिखेंगे तो ये हो जाएगा I into a matrix minus 5i plus 7 a inverse equal to 0 matrix। okay, I into a can be written as a minus 5i plus 7a inverse equal to 0 matrix। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो 7a इनवर्स जो मैट्रिक्स होगा उसको मैं लिख सकता हूँ कितना 5i माइनस a मैट्रिक्स, दैट इज 0 मैट्रिक्स। तो आप ये समझ लीजिए कि 0 ही है, उसके अंदर कोई भी नंबर कोई भी मैट्रिक्स ऐड होगा तो उतना ही आएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 0 + 5i माइनस a इज 5i माइनस a मैट्रिक्स। और ये a इनवर्स हो जाएगा, इसका मतलब 1/7 टाइम्स 5i minus a matrix, and that is 1/7 5 times I matrix, that is nothing but 5005, and a matrix is given to us, that is 3 1 - 1 2, and that is 1/7 5 minus 3 is 2, 0 minus 1 is -1, 0 minus -1 is +1, 5 minus 2 is 3, and that is equal to 2/7 minus 1/7 1/7 3/7, that is the answer। So by using matrix equation we can also find the a inverse, okay। but यदि ये हमें इक्वेशन नहीं दिया होता और ये पूछा गया होता कि मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज करके, समझिए कि क्वेश्चन में कभी कभी जो है ना a इनवर्स हमें दिया होता है, लाइक a इनवर्स हमें दे देगा कि a इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 टाइम्स x टाइम्स I माइनस a मैट्रिक्स। तो आपको x पूछा जाएगा तो आप a इनवर्स निकालें, है ना, उसके बाद आप इसके फॉर्मेट में उसको लिखें, उतना जो है वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो हमारे पास एक जो है वो आप थ्योरम समझ लीजिए जिसके थ्रू हम मैट्रिक्स इक्वेशन लिख सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो व्हाट इज कैले-हैमिल्टन थ्योरम? कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या है? और ये थ्योरम है दैट इज कॉल्ड एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A satisfies an equation
of the form determinant of a minus lambda I equal to 0। कोई भी मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा टाइम्स आई मैट्रिक्स इक्वल टू 0 जो है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे मैं अभी जो लिखा था मैट्रिक्स इक्वेशन, क्या मैं इस मैट्रिक्स के लिए वो इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूं? तो सबसे पहले आप देखिए, आपका मैट्रिक्स ए जो है वो हमें गिवन है। इस क्वेश्चन के लिए मैट्रिक्स इक्वेशन निकाल रहा हूं, ये किसको सेटिस्फाई करेगा? 3 1 माइनस 1 2, ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो किस इक्वेशन, वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, ए माइनस लैम्डा ए निकाल लेते हैं। क्या होगा? ए माइनस लैम्डा ए का मतलब होता है ए कितना है, 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा टाइम्स 1 0 0 1, एंड दैट इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा, एंड दैट इज इक्वल टू 3 माइनस लैम्डा, 3 में से लैम्डा माइनस होगा, 1 माइनस 0 इज 1, माइनस 1 माइनस 0 इज माइनस 1, एंड 2 माइनस लैम्डा। ओके, ये हमारा ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स निकल चुका है। इसका मतलब है कि ये जो ए मैट्रिक्स हमने क्वेश्चन में दे रखा है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट 3 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 कर देते हैं यहाँ पे। इसके लिए तो यही है, ये माइनस लैम्डा ए मैट्रिक्स हमने निकाला हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू 0, एंड दैट इज, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 2 6 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन आ रहा है हमारे पास वो देखिए आप ध्यान से, तो कितना आएगा ये, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है ये इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि लैम्डा की जगह पे यदि ए मैट्रिक्स हम पुट कर दें तो ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स मैट्रिक्स ए विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। ये तीसरा तरीका हो सकता है ए इनवर्स निकालने का, क्योंकि ए इनवर्स निकालने का हमने रो कॉलम को ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने पढ़ा था मैट्रिक्स में, उसके थ्रू हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। दूसरा, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए को यूज करके हम निकाल सकते हैं। और तीसरा, मैट्रिक्स इक्वेशन यदि हमें पता हो या हम निकाल लें बाय यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम, तो हम जो है वो मैट्रिक्स का आगे ए इनवर्स निकाल सकते हैं बाय प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स इन दिस इक्वेशन। अभी बात ये आती है ना कि अब आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें यदि मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, मान लीजिए कि मैंने इस पूरे मैट्रिक्स इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स ए, वो भी 0 होगा, है ना। 0 मैट्रिक्स की बात हो रही है अभी, है ना। ये तो लैम्डा में एक इक्वेशन है जिसमें यहाँ 0 है, लेकिन अब जब हम मैट्रिक्स इसमें पुट करते हैं तो उस कंडीशन में ये 0 मैट्रिक्स है, समझ रहे हैं बात। तो यहाँ पे अब ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा ये मैट्रिक्स ए, और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड ए मैट्रिक्स से। तो ये हो जाता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का 3 तरीके से हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, जिसमें से जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी, एक तो फॉर्मूला वाला, और एक इक्वेशन जब आपको दिया हुआ हो मैट्रिक्स इक्वेशन, या आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि ये मैट्रिक्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब कभी कभी ए क्यूब या ए का पावर 4 में भी आपको ऑप्शन में चीजें दिखेंगी, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। अब उतना पावर इसका निकालने में तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन निकाल लेते हैं बाय यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम, और फिर हम उसको जो है ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो
आ सकता है इसमें मॉडिफिकेशन करने से, या कहीं हो सकता है यही डायरेक्टली जो है उस ऑप्शन में हमको मिल जाता है तो हम उसको टिक कर देते हैं। तो ये हमारा जो है वो कंसर्न है मेनली। तो ये जो चैप्टर था हमारा ए इनवर्स निकालने वाला, उसका यूज जो है वो आगे भी हम करेंगे मैट्रिक्स। देखिए पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी हम लोगों ने, जिनमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये प्रूव भी किया था हम लोगों ने। उसके बाद इसी को यूज करते हुए ए इनवर्स निकाला था, और वो कितना आता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉन सिमिलर मैट्रिक्स का ही ए इनवर्स निकाला जा सकता है। तीसरा मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। चौथी जो प्रॉपर्टी है इसमें, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि हमें पता होता है कि ए इंटू ए इनवर्स जो मैट्रिक्स होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है ना। सिंपल प्रूफ है, that is A into A inverse is equal to identity matrix, and we can easily say that determinant of A inverse is equal to determinant of I, taking determinant both side। दो मैट्रिक्स बराबर होंगे तो उनके डिटर्मिनेंट भी इक्वल होंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि इसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ I जो मैट्रिक्स जो होता है वो 1 के बराबर होगा, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। अब ये कहाँ से लिख रहा हूँ अलग अलग, क्योंकि कल पिछले क्लास में मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स। एंड इवन सिर्फ इसी के लिए नहीं होता है, आप कितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लीजिए, मान लीजिए ये भी एक प्रॉपर्टी बन जाती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन मैट्रिक्स होल का जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू दी पावर एन। इसी को यदि आप यूज करेंगे यहाँ पे तो आपको इसका प्रूफ समझ में आ जाएगा। दैट मीन्स यदि मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन को समझूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए कितनी बार एन टाइम्स, क्लियर। और ये अलग अलग लिखा जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन टाइम्स, और इसको सीधा ही हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू दी पावर एन। इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर 5 मैट्रिक्स का यदि मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू दी पावर 5, लाइक इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इस केस में n जो है वो क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n नेचुरल, क्लियर। तो याद रखना है ये प्रॉपर्टी भी। अब बात आती है कि यदि हम यहाँ पे बात कर रहे हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1 होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, ये फॉर्मूला कब होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स की डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है। और फिर अब यदि मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करूं, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर से दोनों तरफ लाइक ये इक्वेशंस को हम दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। तो दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स यहाँ से कितना आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे कितने भी ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता हो यदि, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और प्रॉपर्टीज। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है दैट इज ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज का जो इनवर्स होगा दैट इज ए इनवर्स ट्रांसपोज के बराबर होता है, क्लियर। क्या होता है, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो या ए इनवर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, दोनों ही जो है वो बराबर ही आता है। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं हो। सो प्रूफ इज if A is a non-similar matrix, that means determinant of A should not equal to 0। तब यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि A इंटू ए इनवर्स जो होता है, लाइक ए मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स, वो होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये भी ए इनवर्स इंटू ए के बराबर हम लिख सकते हैं, है ना। ये तो प्रॉपर्टी ही है मैट्रिक्स की, दिस प्रॉपर्टी यू मस्ट रिमेंबर। अब यदि मैं इसमें कहूँ कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ए इंटू ए इनवर्स मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा
वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर होगा और ये A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज के बराबर होगा। ये भी लिख सकते हैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ऑल दोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है जो कि मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया हुआ है कि A इंटू बी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है ना वो होता है आपका B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ये याद रखना है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, इसका मतलब हो गया कि A इनवर्स ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दैट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स ट्रांसपोज। साफ साफ समझ में आ जाता है हमें कि ये भी जो कंडीशन है ना इसका मतलब क्या हुआ, A ट्रांसपोज का जो इनवर्स होगा वो A इनवर्स ट्रांसपोज होगा। A ट्रांसपोज का इनवर्स कितना होगा, दैट सिंपली इंप्लाइज दैट A ट्रांसपोज का जो इनवर्स वाला मैट्रिक्स होगा वो कितना होगा, A इनवर्स ट्रांसपोज होगा। ऐसा मैं कैसे लिख रहा हूं, देखिए यदि A इंटू बी मैट्रिक्स जो होता है वो B इंटू A मैट्रिक्स के बराबर हो और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है तो B मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, A मैट्रिक्स का इनवर्स कहते हैं। क्लियर, B मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, A का इनवर्स कहा जाता है। B इज कॉल्ड A इनवर्स। तो ऑब्वियस सी बात है A इनवर्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू A ट्रांसपोज आइडेंटिटी, A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो A ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इनवर्स ही तो है ये क्या है, A ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इनवर्स है। तो A ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो इसी के बराबर होगा, दैट इज A इनवर्स ट्रांसपोज के बराबर होगा। यही तो प्रॉपर्टी है यहाँ, A ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स ट्रांसपोज। क्लियर, तो इस तरीके से ये भी हमारा जो है वो प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A comma B, which is non-singular matrix, then adjoint of A into B matrix is equal to adjoint of B matrix multiplied by adjoint of A matrix। ये होता है, ठीक है ना। adjoint of A into B matrix किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको याद रखनी है, तो कैसे याद रखेंगे हम लोग, A इंटू बी है तो ये पहले B का एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो कि हमें पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी जो होगा वो कितने के बराबर होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ए बी मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ये ऐसा इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, है ना। तो ए मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मैट्रिक्स होता है। तो ए बी मैट्रिक्स की यदि हम बात करें, ए इंटू बी मैट्रिक्स की, तो ए इंटू बी मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इंटू आई मैट्रिक्स, ऐसा लिख सकते हैं। और इसीलिए हम इसको यदि ध्यान से देखें तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो होगा उसको हम यदि लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों तरफ यदि मैं ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, ए इंटू बी मैट्रिक्स के इनवर्स से, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, ए बी इनवर्स मैट्रिक्स into identity matrix, okay, and that is equal to determinant of A into determinant of B, A B inverse हो जाएगा, और ये हो जाएगा determinant of A into determinant of B, B inverse A inverse, okay, and determinant of B into B inverse को सबसे पहले हम लिखेंगे क्योंकि ये पहले है, तो determinant of B into B inverse, और ये इधर आएगा determinant of A into A inverse। और जैसा कि मुझे पता है कि ये एडजॉइंट ऑफ बी के बराबर होता है, सो इट इज एडजॉइंट ऑफ बी, और ये कितना होता है, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ए इनवर्स होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका मतलब हो गया कि एडजॉइंट ऑफ ए को तो मैं लिख ही सकता हूँ ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। क्लियर, तो यहीं से मैं ये वाला जो है वो प्रूफ हो जाता है। ठीक, तो प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं सब में, ये नंबर है
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी एक नंबर है, इसलिए ये बाहर चला जाएगा, ये इसके साथ प्री मल्टीप्लाई, और इधर यदि ए बी इनवर्स प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। और ये जो है वो किसी भी नंबर, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने दो मैट्रिक्स लिए हैं ए और बी, ये जैसे मान लीजिए इसको मैं इस तरीके से भी समझ सकता हूँ कि यदि चार मैट्रिक्स हैं ए बी सी डी, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी डी जो होगा उसको लिख सकता हूँ एडजॉइंट ऑफ डी मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ सी मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ऐसे लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात? इस तरीके से हम लिखा जा सकता है। और इससे हमें और भी एक समझ में चीज आ जाती है कि इसका मतलब तो ये हो गया कि एडजॉइंट ऑफ a to the power n मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a होल टू द पावर n भी लिखा जा सकता है, जहां पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, n इज अ नेचुरल नंबर। क्लियर? तो एडजॉइंट ऑफ a to the power n इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a होल टू द पावर n, where a is a नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज। समझ रहे हैं बात? एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, जो कि पिछले वाले भी को ही यूज करते हुए मैं बता रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो होता है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन होल स्क्वायर। क्लियर? और ये कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ पे n इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है हमारे पास, वो हम किस तरीके से लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर n माइनस वन। अब यदि जैसे मैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का यदि हमें निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होल टू द पावर n माइनस वन, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ए का पावर n माइनस वन हो रहा है, तो इसमें तो कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट है ये, और ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर n माइनस वन होल टू द पावर n माइनस वन। तो ये वाला डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर n माइनस वन, एंड इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर n माइनस वन होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। तो इस तरीके से बहुत सारे हम जो है वो इस तरीके के जो चीजें हैं वो यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यही सारे प्रॉपर्टीज हैं। अब हम देखते हैं कि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को यूज करते हुए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स को यूज करते हुए, जिसको हम मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है बाय यूजिंग इनवर्स को यूज करके। ठीक है ना, तो हम कैसे यूज करते हैं और किस तरीके से यूज करके उसके फिर फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये देखिए, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तीन वेरिएबल में है, ठीक है ना, एक्स वाई एंड जेड, ये तीन इक्वेशन दिए हुए हैं। बाय यूजिंग दिस थ्री इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। इसको हम लोग पहले भी जो है वो 9th-10th क्लासेस में कर सकते थे, बट मैट्रिक्स के थ्रू हम नहीं करते थे। पहले इन दोनों को सॉल्व किया, फिर यहाँ से जो है वो एक्स वाई में एक रिलेशन फाइंड आउट किया, फिर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया, बहुत लंबा चौड़ा जो है वो प्रोसेस होता है, फिर इसका वैल्यू हम एक्स वाई जेड का निकाल सकते हैं। बट बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, हम इसको बहुत आसानी से जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, या इनकंसिस्टेंट है सिस्टम। तो सिस्टम कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इस सिस्टम के या तो एक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। तो सिस्टम दो तरीके के होते हैं, या तो कंसिस्टेंट होते हैं या दूसरा इनकंसिस्टेंट होता है ना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन have unique solution or infinite solution, then system is called consistent system of equation। okay, ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं
वो कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सिस्टम को कंसिस्टेंट कब कहेंगे, जब सिस्टम का या तो एक सॉल्यूशन आए, मतलब एक्स वाई जेड की एक यूनिक सॉल्यूशन ही आए, मतलब x2 y3 z4 ऐसा कुछ आ गया, बस वही एक सॉल्यूशन आया, तो उस सिस्टम को हम कंसिस्टेंट कहेंगे। या इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो उस तरीके के भी सिस्टम को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। इनकंसिस्टेंट सिस्टम किसको कहते हैं? इफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है ही नहीं उसका, तो उस तरीके के सिस्टम को इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहा जाता है। तो ये दो बातें हमें पता होनी चाहिए। अब बात आती है कि इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं। ये एक्स वाई जेड है, इसका एक्स का जो के साथ जो मल्टीप्लाई है 1 इंटू एक्स है ना, ये वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1 है, जेड के साथ 1 मल्टीप्लाई है, इधर 1, इधर y के साथ -1 और z के साथ 1, x के साथ यहाँ 2, y के साथ 1 और z के साथ -1। ये मैट्रिक्स ले लेते हैं। इसको जो है वो x y z वेरिएबल जो है इसमें 3, उसको इस तरीके से कॉलम वाइज लिख लेते हैं। इसको तो वैसे ही लिखा 1 1 1 1 -1 1 2 1 -1। फिर इधर हमने कॉलम वाइज क्या लिख लिया, इसके जो भी इसमें वेरिएबल थे वो लिख लिया, और इधर जो है वो कॉलम वाइज ही इसको जो कांस्टेंट है इसमें उसको लिख लेता हूं। ठीक है, तो इसको जब मैं लिखूंगा, सॉल्व करूंगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, पहला जो है वो एलिमेंट आएगा और उसको लिखा जा सकता है, और इधर 6 है तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, सिमिलरली x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, और फिर x, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को यदि मल्टीप्लाई करके इसके इक्वेट किया जाएगा तो यही 3 इक्वेशन हमको मिलने वाले हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। इस मैट्रिक्स को, ये वाला जो मैट्रिक्स है उसको ए मैट्रिक्स नाम देते हैं, इसको कैपिटल एक्स मैट्रिक्स और इसको बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स को हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये जो एक्स मैट्रिक्स है उसको हम कहते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स, और इधर जो है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें कोफिशिएंट एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है वो इसमें रहता है, इसलिए इसको कोफिशिएंट, इसमें एक्स वाई जेड तीनों जो वेरिएबल है यहाँ पे उसको हम वेरिएबल मैट्रिक्स कहते हैं, इसको कांस्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ से जो इक्वेशन हमारे पास आया है वो क्या, कौन सा मैट्रिक्स इक्वेशन बनेगा हमारे पास, a इंटू एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स, ऐसा कुछ हमें दिख रहा है। ठीक है ना, ए मैट्रिक्स ये है, एक्स मैट्रिक्स ये रहा और बी मैट्रिक्स इधर ये रहा। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं हो तो मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो यदि मैं ए इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई कर दूं, इसको प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स, तो एक्स को मैं लिख सकता हूं ए इनवर्स इंटू बी मैट्रिक्स, है ना, क्लियर। एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, ए इनवर्स इंटू बी, प्री मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, और ए स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए इनवर्स जो है वो निकल सकता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो तो। ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि क्या होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा, क्या होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा। ठीक, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, इसका मतलब है कि x जो है, मतलब ये जो मैट्रिक्स एक्स वाई जेड वाला जो निकालना है ना, यही एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है। तो एक्स मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ए इनवर्स इंटू बी से, और ए इनवर्स अभी बताया था कैसे निकाल सकते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए से निकाल सकते हैं, ए इनवर्स और इंटू बी मैट्रिक्स। क्लियर, ये तो ये फॉर्मूला हो गया एक्स मैट्रिक्स निकालने का। ये निकालने का क्या फॉर्मूला हो गया, ए इनवर्स इंटू बी, और ए इनवर्स का होता है फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसको ए इनवर्स की जगह पे लिखिए और बी, तो इससे जो मैट्रिक्स आएगा वो उसमें एक्स वाई जेड जो भी होगा वो हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला जिसके थ्रू हम मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व कर, मतलब इक्वेशन, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स को यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कुछ कंडीशन जो हमें पता होनी चाहिए, वो कंडीशन पहले मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और फिर बताता हूँ कि क्या होती है कंडीशन, जिसमें हमें ध्यान रखना होता है कि सिस्टम कब कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम कब इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर, आती है कि इस फॉर्मूले को यूज करके मैं इसको सॉल्व तो कर लूंगा
सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। बट यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं हुआ तो क्या सॉल्यूशन होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया तब क्या होगा। ठीक है, तो पहली बात आती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, जीरो नहीं हो तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसलिए इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट जीरो देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक का मतलब होता है एक ही सॉल्यूशन आना, और इसलिए इस सिस्टम को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम है इसका मतलब। क्लियर, ये बात हो जाती है। अब इस के अंदर जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है, लेकिन मान लो कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो हो गया। इसमें भी दो केसेज हो सकते हैं कि अब आपने निकाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेकिन वो जीरो नहीं है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स दो चीजें हो सकती है। या तो जीरो नहीं होगा, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब नल मैट्रिक्स नहीं हो, या तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो नल मैट्रिक्स हो। तो इस वाले केस में जब नल नहीं होगा, ठीक है, तब तो यूनिक सॉल्यूशन तो आएगा ही, लेकिन वो नॉन ट्रिवियल यूनिक सॉल्यूशन होगा। नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नॉन जीरो मैट्रिक्स है ना, नल मैट्रिक्स नहीं है, और नीचे जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी जीरो नहीं है, तो कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी वो नॉन जीरो वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सारा जीरो हो जाएगा, लेकिन यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ही नल मैट्रिक्स आएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कुछ भी हो जीरो ही आएगा। एक्स भी जीरो आएगा, वाई भी जीरो आएगा, और जेड भी जीरो जब आता है ना, इस तरीके का सॉल्यूशन जब आता है तो उसको हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, बहुत ही जिसका कोई वैल्यू नहीं हो, तो जीरो की वैल्यू नहीं होती है ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो सॉल्यूशन कब आता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो नॉट जीरो हो, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ही नल मैट्रिक्स हो जाए, है ना। यहाँ पे हम इसको जीरो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए भी मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो इस तरीके को हो। ऐसा यदि नल नॉट जीरो वाला होगा तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएंगे, मतलब एक्स वाई जेड में से कोई तो कम से कम एक ऐसा होगा जो कि नॉन जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो कोई ना कोई एक एलिमेंट कम से कम ऐसा होना चाहिए जो नॉट जीरो होगा, तो इसलिए इस तरीके से सॉल्यूशन आते हैं। इनको नॉन जीरो सॉल्यूशन या हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो ये तो कब होता है, जब हमारा ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाए, ये मैं अभी करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, इसीलिए मैं यहाँ तक कुछ रहने देता हूँ, लेकिन ये दूसरा जो नोट है वो भी कर लीजिए यहाँ से। दूसरा कैसे हो सकता है कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाए, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाए, तो यहाँ भी दो केसेस होते हैं, और वो दोनों केसेस हमें ध्यान रखने हैं कि क्या क्या होते हैं। ये हो सकता है कि इस वाले केस में भी एडजॉइंट, इसमें एक बात तो है कि इस सिस्टम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू यदि जीरो आ गया तो मैट्रिक्स मेथड से ये इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता और ये सॉल्व भी नहीं होगा। लेकिन सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये हम बता सकते हैं। ठीक है, दोनों ही हो सकता है इस केस में, इसलिए दो अलग अलग चीजें देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, जीरो है, मतलब ये जीरो हो गया, तो हम देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो दो चीजें हो सकती है, या तो जीरो मैट्रिक्स होगा या तो जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा। यदि ये जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, मतलब ऊपर भी नल मैट्रिक्स है और नीचे तो वैल्यू ही जीरो है, ठीक है, डिटर्मिनेंट की, तो इस कंडीशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आता है सिस्टम का, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे और सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि सॉल्यूशन यदि है एक है या बहुत सारे हैं तो सिस्टम कंसिस्टेंट है मतलब। लेकिन इस वाले केस में जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो नल मैट्रिक्स नहीं हो, जीरो मैट्रिक्स नहीं हो, ठीक है, तो उस केस में सिस्टम का जो है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है ना। और इस तरीके का सिस्टम क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, यही है मैट्रिक्स मेथड के थ्रू सॉल्व करना। तो अब यदि इस सिस्टम जो अभी मैंने लिखा था उसको मैंने इस तरीके से ए मैट्रिक्स, इसको एक्स मैट्रिक्स और इसको बी मैट्रिक्स कहा था। अब मैं देखूंगा कि इसका डिटर्मिनेंट कितना है, डिटर्मिनेंट निकालूंगा इसका, और फिर देखूंगा कि इसका इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। अकॉर्डिंगली डिटर्मिनेंट ऑफ ए यदि जीरो
नहीं हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यदि 0 है तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं या तो नो सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना बहुत जरूरी है। तो अब इसको पूरे को हटा देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा ये सब, है ना। तो हमारा जो सिस्टम है वो है ये वाला, इसको सॉल्व कर रहे थे जो मैंने क्वेश्चन पहले लिखा था। अब ये ए मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूं। तो 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1। देखिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है यदि, तो आप इसको ऐसे लिखिए 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 दैट इज 2, 1 माइनस 1 इज 0। ठीक है, और ये बाकी तो दोनों वैसे लिख दीजिए 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगा। 2 है ये, तो इसलिए -2 ले लेते हैं, और इसको हटा देंगे तो 1 इंटू माइनस 1 दैट इज -1 माइनस 2, एंड दैट इज -2 इंटू -3 एंड दैट इज +6। ओके, एंड दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, इसका मतलब हो गया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब ट्रिवियल होगा या नॉन ट्रिवियल होगा, मतलब सारे के सारे सॉल्यूशन 0 होंगे या कुछ एक मतलब जो है वो नॉन जीरो सॉल्यूशन है इसके, वो निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। ठीक है ना, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होगा। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल करके हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं इस मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कितना आएगा देख लीजिए। 1 का जो कोफैक्टर है वो निकालूंगा तो 1 माइनस 1 0 आ रहा है, क्लियर। -1 इंटू निकालते जाते हैं। 1 का कोफैक्टर निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, -1 -2 दैट इज -3, लेकिन हम -1 लगाएंगे तो +3, और लिखेंगे कहाँ, निकाल ऐसे रहे लिख ऐसे रहे एडजॉइंट। ठीक है, 1 का कोफैक्टर इसको हटाना है, 1 इंटू 1 1 -2 दैट इज 1 + 2 हो जाएगा आपका, और दैट इज 3 आएगा। ठीक है, फिर इसका निकालेंगे तो ऐसे निकाल करके लिख लेता हूँ, इसको हटा देंगे और उसमें -1 दैट इज -2, लेकिन एक लगाएंगे तो +2 हो जाएगा। फिर इसका निकालेंगे तो ऐसे ऐसे हटाया, -1 1 इंटू -1 -1 -2 -3, और वो ऐसे ही लिख देंगे। 1 का लिखेंगे तो उसका इस तरीके से हटाएंगे तो 1 -2 -1, लेकिन एक माइनस रहेगा तो +1 हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली जो है वो अब हम इसका निकालेंगे तो 2 का निकलेगा तो 1 + 1 2 आ जाएगा। इस 1 का निकलेगा तो ऐसे ऐसे रहेगा तो 0 आएगा, -0 तो 0 ही होता है। -1 के लिए क्या आएगा, इस तरीके से -1 दैट इज -2। ये हमारा निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो अब इसको हटा देता हूँ क्योंकि बी मैट्रिक्स मुझे पता ही है, बी मैट्रिक्स इज दिस 6 2 1, है ना, क्लियर, 6 2 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स दैट इज 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2, और वो था हमारे पास 6 2 1, है ना, ऐसे था। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 0 × 6 6 +4 +2 6 आएगा, 3 6 18 18 - 6 12 आएगा, 3 × 6 18 18 + 2 20 20 - 2 दैट इज 18। क्लियर, इतना आ रहा है। तो ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स। तो जो एक्स मैट्रिक्स होता है वो कितना होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 1/6, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6 निकला था। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स, ये पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है वो निकाला है मैंने, एंड दैट इज 6 12 18 6 12 18। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 1 2 3। क्लियर, कितना आया, 1 2 3। और यहाँ बी जो एक्स जो मैट्रिक्स था उसमें यहाँ एक्स था, यहाँ वाई था, यहाँ जेड था। तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। समझ के बाद तो ये हो गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व, जो मैंने इसमें एग्जाम्पल में शुरुआत में लिया था। तो इस तरीके से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया तो आप यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है बात। लेकिन आगे यूनिक सॉल्यूशन में भी दो अलग अलग पॉसिबिलिटी है। जैसे ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इसको हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि इस वाले केस में क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स आया था एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वो 0 मैट्रिक्स नहीं था। ठीक है ना, इसमें तो एलिमेंट नॉन जीरो है, सारे के सारे 0 होना चाहिए, तब हम 0 मैट्रिक्स कहते हैं। मान लो यहाँ पे 0 0 0 आ गया
ठीक है, तो उसको हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी को क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। और ये यदि जीरो आ गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6 है, तब भी तो एक्स वाई जेड सब जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो उस तरीके के इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है बट यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक। और बाकी जो सेकंड केस बताया है जिसमें आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाता है, उसमें भी दो अलग अलग केसें हैं कि ये जीरो है और ऊपर वाला जीरो मैट्रिक्स है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन ये जीरो है और ऊपर वाला नॉन जीरो है, तो नो सॉल्यूशन। ठीक, तो ऐसे उसको समझ सकते हैं। ऊपर वाला जीरो, नीचे वाला भी जीरो, ऐसे समझिए। जीरो बाई जीरो टाइप में आ गया। ऊपर तो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स बाई जीरो, ऊपर नॉन जीरो और नीचे जीरो, लाइक 2/0 आ गया। मतलब ऐसे समझिए कि मैट्रिक्स जो है वो नॉन जीरो है, मतलब कोई भी एक एलिमेंट है उसमें 2, बाकी सब जीरो भी हो तो चलेगा, लेकिन नीचे जीरो है। ठीक है, तो उस तरीके के कंडीशन में नो सॉल्यूशन कहा जाएगा, सॉल्यूशन नहीं है इस सिस्टम का। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो मैं आपको क्रैमर्स रूल, डिटर्मिनेंट के थ्रू लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे बता सकते हैं हम जो है वो उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास तक जो भी बताया है वो बोर्ड पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है और एंट्रेंस के लिए तो एक बेसिक जो है वो चीज़ें हैं ही इसके अंदर सारा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।